हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वाली वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अपना जो टॉपिक है पार्टीशन का उसको अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, कि पार्टीशन हुआ तो सही बट पार्टीशन को इम्प्लीमेंट करना कितना ज़्यादा मुश्किल था, उसमें क्या क्या हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े, और साथ ही साथ में पार्टीशन जब हो गया उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, है ना। व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, तो उन कॉन्सिक्वेंसेस को भी हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। So, on 14-15 August 1947, not one but two nation states came into existence, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हमें पता है कि हमें आज़ादी तो मिल गई, बट आज़ादी के साथ साथ में क्या हुआ, इंडिया का पार्टीशन, इंडिया का विभाजन हुआ। तो दो इंडिपेंडेंट स्टेट या दो इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट का एग्जिस्टेंस होता है। पहली कंट्री क्या है, इंडिया, और साथ ही साथ में इंडिया से हट करके जो अलग अलग रीजन्स थे इंडिया के, उससे उन सबको मिला करके जो इंडिया से एक तरीके से अलग हो गए थे, उन सबको मिला करके क्या बना, पाकिस्तान बना। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, पार्टीशन के बारे में तो समझेंगे ही, साथ ही साथ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग क्या हुए, जो पाकिस्तान वाला रीजन था वहाँ से इंडिया में आए। बहुत सारे लोग जो इंडिया में रह रहे थे वो पाकिस्तान मूव किए, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ, है ना। तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट जो हुआ उसको अंडरस्टैंड करेंगे, साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन किस तरीके से हुआ, है ना। रेफ्यूजी क्राइसिस इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, तो बहुत सारे लोग रेफ्यूजीज बन के रहे, क्योंकि जो इंडिया से गए पाकिस्तान में वो लोग वहाँ पर रेफ्यूजी रहे, क्योंकि उनका तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह था नहीं वहाँ पर। सिमिलरली जो पाकिस्तान वाले रीजन से इंडिया में आ रहे थे, तो उनकी भी कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह इंडिया में नहीं थी, तो बहुत टाइम तक वो काफ़ी सालों तक रेफ्यूजीज़ के तौर पर रहे। फिर उनके साथ जो रिहैबिलिटेशन की समस्याएं हुई उसको भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, इन दोनों चीज़ों को कवर अप करेंगे। एंड यही सारी चीज़ें हैं जो हम पार्टीशन के जो पूरा का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है, पार्टीशन का जो पूरा एस्पेक्ट है, उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो 14-15 अगस्त में आज़ादी तो मिली, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग स्टेट्स का एक तरीके से क्या हो जाता है, क्रिएशन होता है। ये हुआ कैसे आखिरकार, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि एक दिन में डिसाइड कर लिया कि ठीक है भाई, इंडिया से कुछ रीजन्स अलग हो जाएंगे एंड दे विल बी क्रिएटिंग पाकिस्तान। ऐसा एक रात में तो हुआ नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या है कि काफ़ी लंबा डेवलपमेंट है पाकिस्तान का आइडिया एग्जिस्ट करना, और फिर फाइनली पाकिस्तान का क्रिएशन हो जाना, इसमें काफ़ी साल लगे। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, तो अब हम उसको यहाँ पर समझेंगे कि आखिरकार बेसिक थ्योरी क्या थी, क्या वो बेसिक सोच थी, क्या वो बेसिक थॉट था जिसकी वजह से आखिरकार पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ। जो वो बेसिक थॉट था, जो वो मेन रीज़न था, वो क्या था, टू नेशन थ्योरी। व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ टू नेशन थ्योरी, उसको समझेंगे, एंड कैसे इसकी वजह से पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ उसको यहाँ पर हम समझेंगे। अकॉर्डिंग टू टू नेशन थ्योरी एडवांस्ड बाय मुस्लिम लीग, इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन बट टू पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो टू नेशन थ्योरी है वो ये कहती है दो राष्ट्र, है ना। दो राष्ट्र का मतलब क्या है कि जब हम इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो भारत में केवल एक व्यक्ति या एक सेट ऑफ कम्युनिटी नहीं है, वहाँ पर टू पीपल है, यानी कि टू सेट ऑफ कम्युनिटीज़ है जो काफ़ी अलग है एक दूसरे से। एक है हिंदू कम्युनिटी और दूसरी क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, इसके अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि आखिरकार ये टू नेशन थ्योरी का आइडिया क्या है, इसका एसेंस क्या है, क्या कहना चाहती है। सिंपल सी बात, टू नेशन थ्योरी ये कहना चाहती है कि देखो, जब हम भारत की बात कर रहे हैं ना, तो भारत में इंडिया इज़ नॉट जस्ट वन नेशन, इंडिया इज़ टू नेशन। भारत दो नेशन है, और वो दो नेशन में क्या है, दो नेशन में हिंदू कम्युनिटी अलग है, उनके कस्टम्स अलग है, उनके ट्रेडिशन अलग है, उनकी बिलीव्स काफ़ी अलग है। मुस्लिम कम्युनिटी अलग है, मुस्लिम कम्युनिटी की कस्टम्स अलग है, उनका ट्रेडिशन अलग है, एंड उनकी बिलीफ अलग है। तो इसीलिए क्योंकि इंडिया में दो नेशन एग्जिस्ट करते हैं, दीज टू कम्युनिटीज कैन नॉट लिव टुगेदर बिकॉज दीज आर द टू नेशन। और इसीलिए क्या होगा, इसीलिए इंडिया से जो मुस्लिम नेशन है उसको अलग कर दिया जाएगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज पाकिस्तान। ठीक है, समझ में आया, ये पूरा थॉट था। और ये ऐसा नहीं है कि 50 ईयर्स में या 10-15 साल में ये थॉट डेवलप भी हो गया और पाकिस्तान का क्रिएशन भी हो गया। बहुत लंबे टाइम से, सैयद अहमद खान के टाइम से फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पाकिस्तान जैसा टर्म आया पहली बार। ठीक है, पाकिस्तान की एक आइडिया आया कि पाकिस्तान में क्या हो सकता है, कौन कौन से रीजन हो सकते हैं पाकिस्तान में। तो डिसाइड किया गया कि जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे वो कहाँ जाएंगे, वो पाकिस्तान में। एक तरीके से पाकिस्तान उन सबको मिला करके बनेगा, राइट। इस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे मुस्लिम लीग आती है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग क्या करने लग जाती है, मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन करने लग जाती है, एंड मुस्लिम के इंटरेस्ट को एक तरीके से आगे रखने लग जाती है, राइट। ऑटोनॉमी डिमांड करने लग जाती है कि अगर इंडिया बनेगा, पूरा एक कंट्री भी बनेगा ना अगर, तो उसमें भी मुस्लिम्स को क्या मिलना चाहिए, जो मुस्लिम रीजन्स हैं उनको कुछ स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए, उनको कुछ एक तरीके से ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से डिमांड उठने लगी। फिर क्लैश हुआ,
मुस्लिम लीग में और कांग्रेस में एक बहुत लंबे टाइम तक क्लैश चला, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बेसिकली क्या हो, इंडिया से सेपरेशन हो एंड पाकिस्तान का क्रिएशन हो, राइट। तो बहुत लंबे टाइम तक ये डेवलपमेंट चली। लाहौर रेजोल्यूशन पास किया गया, पाकिस्तान की डिमांड एक तरीके से रखी गई, बताया गया कि पाकिस्तान में क्या होगा, पाकिस्तान में कौन कौन से एरियाज इंडिया के पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, या पाकिस्तान एक तरीके से पाकिस्तान में वो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई, फाइनली बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुआ 1940s में। तो बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी ये था कोशिश कि इंडिया को एज अ वन कंट्री ही इंडिपेंडेंट किया जाएगा, ठीक है। आज़ाद होगा तो केवल एक ही देश आज़ाद होगा, सेपरेशन नहीं होगा, पार्टीशन नहीं होगा। बट डिस्पाइट एवरीथिंग क्या हुआ, सेपरेशन हुआ, पार्टीशन हुआ, एंड क्या होता है, दो कंट्रीज़ का एक तरीके से इंडिया अलग हो जाता है, मतलब इंडिया से जो कुछ रीजन्स है वो अलग हो जाते हैं, एंड इंडिया का पार्टीशन हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? अब इतना तो आइडिया समझ लिया कि अच्छा ये थॉट था, टू नेशन थ्योरी था इन सब चीज़ों के पीछे, वो तो समझ लिया। अब पार्टीशन की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो पार्टीशन करना कोई बहुत ज़्यादा आसान खेल नहीं था, बहुत ज़्यादा आसान चीज़ नहीं थी कि हाँ ठीक है डिसाइड कर लिया कि इन रीजन्स को हम लोग क्या करेंगे, इंडिया के ये स्पेसिफिक पार्ट्स हैं इनको क्या कर देंगे पाकिस्तान में, एक तरीके से इन सबको मिला करके पाकिस्तान बन जाएगा। इट वॉज नॉट दैट ईजी। क्यों हम कह रहे हैं कि इतना ईजी नहीं था, उसको ही हम यहाँ पर समझेंगे। और पार्टीशन में आखिरकार क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े पार्टीशन को इम्प्लीमेंट करने में, उसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हुआ, डिवीजन वॉज नॉट ओनली वेरी पेनफुल बट इट वॉज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड एंड इम्प्लीमेंट। ऑफकोर्स पेनफुल तो था, क्योंकि भाई इतने लंबे सालों तक एक साथ जो कम्युनिटीज़ रह रही है, और उन सब ने एक तरीके से अपनी हिस्ट्री अपना सब कुछ शेयर किया है, एंड सब लोग एक साथ मिलकर के लड़े हैं भारत की आज़ादी के लिए। अब क्या हो रहा है, अब अचानक से बताया जा रहा है 1947 में कि भाई पार्टीशन तो होके ही रहेगा। तो दैट वॉज वेरी पेनफुल, पहली चीज़ तो ये। लेकिन इम्प्लीमेंट करना भी उसको आसान नहीं था, इम्प्लीमेंटेशन करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, एंड डिसाइड करना कौन कौन से रीजन कहाँ कहाँ जाएंगे, दैट वॉज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। डिसाइड कैसे किया, क्या तरीका था हमारा जिससे हमने डिसाइड किया कि कौन से एरियाज कहाँ जाएंगे। सो इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी। ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आप इसको टिक मार्क करिएगा और इसको समझेंगे हम। तो नाम से तो वैसे समझ में आ जाता है कि रिलीजियस मेजोरिटीज़ का मतलब है, सिंपल सा मतलब अगर हम समझें कि जहाँ पर मुस्लिम्स मेजोरिटी में है तो वो एरिया कहाँ जाएगा, वो जाएगा पाकिस्तान में। जहाँ पर हिंदूज एंड सिख मेजोरिटी में है तो वो एरिया कहाँ जाएगा, वो एरिया एक तरीके से इंडिया में ही रहेगा, राइट। तो डिसाइड कैसे किया गया, रिलीजियस मेजोरिटी के प्रिंसिपल पर डिसाइड किया गया। दिस बेसिकली मीन्स दैट द एरियाज वेयर द मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी दैट वुड मेक अप द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान एंड द रेस्ट वॉज टू स्टे विद इंडिया, ठीक है। तो जहाँ पर मुस्लिम्स क्या है, मेजोरिटी में है, तो वो एरिया पाकिस्तान में ऐड कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा, और बाकी सारे एरियाज किसके साथ रहेंगे, इंडिया के साथ रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? अब ये आइडिया भी थोड़ा सा सिंपल लग सकता है, लेकिन इस आइडिया में भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि देर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। देर वर टू एरियाज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वन इन द वेस्ट एंड दी अनदर इन द ईस्ट। क्या बोला जा रहा है कि ये डिसाइड कर लेना कि अच्छा ठीक है मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, डिसाइड कर लिया और एक तरीके से विभाजन कर दिया, वो इतना आसान नहीं था। आसान इसलिए नहीं था क्योंकि मुस्लिम कोई एक बेल्ट में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं थे। मतलब क्या है कि दो एरियाज थे कॉन्सेंट्रेशन के, ओके। एक तो वेस्ट रीजन में था, ठीक है। इंडिया का अगर हम इस तरीके से बात करें, इंडिया की ये इस तरीके से मैप देखें, तो वेस्ट वाले रीजन में एक तरफ मुस्लिम्स का कॉन्सेंट्रेशन था। सिमिलरली दूसरी बेल्ट भी थी, दूसरी बेल्ट कहाँ थी, जो हमारा बंगाल का रीजन है, वहाँ पर भी एक तरीके से मुस्लिम्स का कॉन्सेंट्रेशन था। अब ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर भारत में कहीं केवल एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड हो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं था। यहाँ पर तो वेस्ट में भी मुस्लिम्स एक तरीके से मेजोरिटी में थे, और वहीं साथ साथ दूसरी एरियाज में जो हमारा ईस्ट है वहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेटेड थे। तो क्या डिसाइड किया गया, तो डिसाइड ये किया गया दैट पाकिस्तान विल कॉम्प्राइज द टू टेरिटरीज, वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान, सेपरेटेड बाय अ लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी, ठीक है। अब इसको समझो, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक बार मैप के पास, ठीक है। कहाँ है भाई मैप, आ जा फटाफट, हाँ ये रहा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि हमें इतना तो समझ में आ गया कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान है ना। तो पाकिस्तान केवल एक कंट्री हो, एक टेरिटरी हो, ऐसा नहीं था, दो टेरिटरी थी पाकिस्तान में, ठीक है। एक तरफ क्या है हमारा, एक तरफ यहाँ पर आ जाता है वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ क्या है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ये ईस्ट पाकिस्तान है, राइट। समझ में आ गया? तो वेस्ट पाकिस्तान में कौन कौन से एरियाज गए, अगर आप देखोगे तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस है यहाँ पर,
राइट। पंजाब को भी डिवाइड किया गया, पंजाब के भी कुछ एरियाज कहाँ गए, एक तरीके से वेस्ट पाकिस्तान में गए। सिमिलरली यहाँ पर बलूचिस्तान जैसे स्टेट्स आप देखोगे, सिंध जैसा एरिया आप देखोगे, ठीक है। तो ये सारे प्रोविंसेस को मिला करके क्या डिसाइड किया गया कि ये वेस्ट वाला जो रीजन है ये जाएगा, एक तरीके से ये वेस्ट पाकिस्तान हो जाएगा। और सिमिलरली जो ईस्ट वाला रीजन है जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है बंगाल वाले रीजन में एंड अदर एरियाज में, तो वो क्या कहलाया जाएगा, ईस्ट पाकिस्तान कहलाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्या होता है, पाकिस्तान एक तरीके से वेस्ट की तरफ भी है और ईस्ट की तरफ भी है, और बीच में क्या है, बीच में हमारा पूरा भारत है। ठीक है, तो यही चीज़ वहाँ पर उस लाइन में बताई गई है कि दो टेरिटरीज है, कोई सिंगल बेल्ट नहीं था जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में थे, रादर देवर टू बेल्ट्स, दो बेल्ट्स थे, पहला वेस्ट वाले रीजन में और दूसरा क्या था, ईस्ट वाले रीजन में। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक और समस्या है, एक और समस्या क्या है पता है, एक और समस्या ये थी कि इवन कुछ ऐसे एरियाज जो है मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, बट दे वर नॉट एग्रीइंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी, वो टू नेशन थ्योरी से एग्री नहीं किया करते थे। उसी में से एक रीजन ये है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस का। तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस के एक लीडर थे जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो इनको फ्रंटायर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। फ्रंटायर गांधी क्यों, बिकॉज ही वॉज द फॉलोवर ऑफ गांधी, गांधी जी का जो प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस, इन सब चीज़ों में वो काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते थे। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पर समझनी है खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, वो ये है कि वो टू नेशन थ्योरी में विश्वास नहीं रखते थे। वो ये कहते थे कि अगर भारत स्टार्टिंग से ही एक राष्ट्र रहा है तो अब भारत का विभाजन क्यों किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ही वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट द आइडिया ऑफ टू नेशन थ्योरी। इसलिए उन्होंने क्या डिमांड किया था कि वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में वो जाए, बट डिस्पाइट दैट फैक्ट, क्योंकि डिवीजन तो करना था, पार्टीशन तो करना था, एंड वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थी, तो जब बाउंड्रीज डिसाइड करी गई तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस क्या किया गया, पाकिस्तान में ही एक तरीके से मर्ज कर दिया गया। इट वॉज नॉट मेड द पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे एरियाज मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज भी थे जो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, बट क्योंकि पार्टीशन तो करना था, सेग्रीगेशन करना था बाउंड्रीज का, तो वो चीज़ डिसाइड करी गई ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी की ठीक है भाई आप मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में हो, तो फिर ये चीज़ कहाँ जाएगी, ये एरियाज पाकिस्तान में ही जाएगा, एंड दैट वॉज मेड द पार्ट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारी कुछ हमारे सामने समस्याएं थी जब पार्टीशन हो रहा था। तो भारत के सामने हो चाहे पाकिस्तान का क्रिएशन कैसे किया जाएगा, डिसाइड कैसे किया जाएगा कि भाई कौन सा रीजन कहाँ जाएगा, दिस वॉज द बेसिक प्रॉब्लम। इसीलिए बोला जा रहा है कि पार्टीशन कर देना भी आसान काम नहीं था। ठीक है, इसके अलावा क्या थी, एक और समस्या थी, जो तीसरी प्रॉब्लम थी वो ये थी, टू ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, दो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस थे इंडिया में। कौन थे, सबसे पहला प्रोविंस था हमारा पंजाब, और दूसरी तरफ क्या था, बंगाल। तो वेस्ट की साइड क्या हो गया, पंजाब हो गया, ईस्ट की साइड क्या हो गया, बंगाल हो गया। तो दे हैड वेरी लार्ज एरियाज वेयर द नॉन मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी। मतलब क्या है ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, ठीक है, पंजाब में बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी में है ओवरऑल अगर आप देखोगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज भी थे, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी थे जहाँ पर क्या थे, नॉन मुस्लिम मेजोरिटीज़ में थे। यानी कि पंजाब में अगर आप देखोगे तो कहीं कुछ कुछ रीजन्स में सिख एंड हिंदूज़ मेजोरिटी में थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। सिमिलरली अगर आप बंगाल में जाकर के देखोगे तो बंगाल में भी क्या हो रहा था, हिंदूज काफ़ी सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में मेजोरिटी में थे, बट ओवरऑल अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे। तो अब कैसे डिसाइड किया जाएगा, ऐसे रीजन्स, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर सिख और हिंदू है एक तरफ पंजाब में, और दूसरी तरफ क्या है, हिंदूज़ है जहाँ पर मेजोरिटी में है, तो उनके सामने भी एक प्रॉब्लम थी कि उनको कैसे डिसाइड किया जाएगा कि वो कहाँ जाएंगे, क्या वो पाकिस्तान में जाएंगे, वो भारत का हिस्सा बनेंगे। सो इवेंचुअली क्या डिसाइड किया गया कि ये जो दो प्रोविंस है पंजाब और बंगाल, इनको हम क्या करेंगे, बाइफरकेट करेंगे। ठीक है, सो द टू प्रोविंसेस वुड बी बाइफरकेटेड अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजोरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल। ठीक है, प्रिंसिपल देखो वही है, हर जगह पर प्रिंसिपल वही डिसाइड किया हमने कि रिलीजियस मेजोरिटी जहाँ पर जितनी होगी, अगर मुस्लिम्स मेजोरिटी में है दैट वुड बी मेड पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और अगर हिंदूज मेजोरिटी में है वहाँ पर तो वो कहाँ एक तरीके से इंडिया का पार्ट रहेगा। तो क्या किया गया, सिमिलरली पंजाब में और बंगाल का क्या किया गया, बाइफर्केशन किया। ठीक है, पंजाब को भी डिवाइड किया गया, पंजाब की भी बाउंड्रीज ड्रॉन करी गई, बंगाल की भी बाउंड्रीज को ड्रॉ किया गया, एंड इट वॉज डिसाइडेड कि जो एरियाज़ पंजाब के ऐसे एरियाज़ जहाँ पर सिख या हिंदूज़ है तो वो कहाँ गए, वो एक तरीके से इंडिया में उसको रखा गया। सिमिलरली अगर कुछ ऐसा एरिया है जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है तो वो कहाँ जाएगा, वो एक तरीके से पाकिस्तान में ही ऐड कर दिया गया। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे लाहौर में, अगर आप देखोगे ना, तो लाहौर का जब डिवीजन किया जा रहा था तो लाहौर में लगभग 60% क्या थे, मुस्लिम मेजोरिटी इलाका था, और 40% क्या थे, 40% बेसिकली क्या थे, सिख एंड हिंदूज़ थे। तो ये डिसाइड किया गया कि लाहौर, क्योंकि एक बड़ा शहर भी था उस टाइम पर भारत का, और तो इसलिए डिसाइड किया गया कि ये जो है कहाँ ऐड किया कर दिया जाएगा, दैट वुड बी मेड पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उसको पाकिस्तान में एक तरीके से मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड किए गए। अब उसमें एक समस्या थी,
समस्या जो पंजाब में और बंगाल में रहने वाले हिंदूज, मुस्लिम एज वेल एज सिख के सामने थी, वो समस्या क्या थी? सारी कम्युनिटीज़ के सामने समस्या ये थी कि इवन एट द बाय द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त उनको ये पता नहीं था कि वो उनका जो रीजन है, उनका जो डिस्ट्रिक्ट है, या अगर गांव के बेसिस पर डिसाइड किया जा रहा है, कोई गांव अगर मेजोरिटी में जहाँ वहाँ पर मुस्लिम्स है तो या हिंदूज़ हैं, तो वो कौन से कंट्री के पार्ट बनेंगे? क्या वो इंडिया में ही रहेंगे या वो पाकिस्तान में मर्ज कर दिए जाएंगे? वो 14-15 अगस्त तक भी ऐसे इन सभी लोगों को क्लियर नहीं था। पंजाब में और बंगाल में रहने वाले लोगों को ये क्लैरिटी ही नहीं थी कि आखिरकार वो जाएंगे कहाँ, वो इंडिया के साथ जाएंगे या फिर वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। और इसीलिए पार्टीशन जब हुआ ना, तो इन दो प्रोविंसेस में हमें बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि पार्टीशन के बाद जब ये फाइनली डिसाइड कर दिया गया कि वो कहाँ रहेंगे, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर कम्युनिटीज़ मूव करती है, राइट? तो जब कम्युनिटीज़ मूव करेगी एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से उधर से लोग इधर आ रहे हैं, उधर इधर के लोग उधर जा रहे हैं, तो क्या होगा? तो फिर वहाँ पर कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ। इसलिए जब आप देखोगे ना कि हम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि बंगाल में और पंजाब में क्या होता है, दोनों जगह पर इन दोनों स्टेट्स में बहुत ज़्यादा वायलेशन हो जाता, एक तरीके से वायलेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे सामने पार्टीशन की वजह से। एक और प्रॉब्लम जो इससे जुड़ी हुई है वो क्या थी? द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ द साइड ऑफ द बॉर्डर। अब ये क्या है? प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, दैट लैक ऑफ हिंदूज एंड सिख्स इन द एरियाज दैट वर नाउ इन पाकिस्तान एंड एन इक्वली नंबर ऑफ मुस्लिम्स ऑन द इंडियन साइड ऑफ पंजाब एंड बंगाल, दे फाउंड देमसेल्व्स ट्रैप्ड। ट्रैप उनको लगा, क्यों लगा? क्योंकि पहली बात तो ये उनको क्लियर ही नहीं है, आज़ादी के दौरान तक, आज़ादी के दिन तक उनको पता नहीं है कि वो पाकिस्तान में जाएंगे या वो इंडिया का ही पार्ट रहेंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब उनको क्लियर भी हो गया तो भी क्या हो गया, तो भी जो ऐसे ऐसे सिख और ऐसे हिंदूज जो कहाँ थे, जो पाकिस्तान के एरियाज़ में थे। अब पाकिस्तान क्या होगा? पाकिस्तान तो मुस्लिम मेजोरिटी रीजन हो गया, तो अब इनको क्या करना पड़ेगा? ये लोग कहाँ जा रहे थे? ये लोग जा रहे थे इंडिया में, राइट? सिमिलरली बंगाल में क्या हो रहा था? बंगाल में जो एक तरीके से बंगाल के जो मुस्लिम्स थे वो कहाँ जा रहे थे? वो जा रहे थे जो पाकिस्तान था वहाँ पर। तो क्या हो रहा था? कम्युनिटीज़ का मूवमेंट हो रहा था, और इसमें जब कम्युनिटीज़ एक तरफ वाली दूसरी तरफ जा रही है और उधर से लोग इधर आ रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा था? वायलेंस हो रहा था। बहुत ज़्यादा ट्रैप हो गए थे लोग कि मूवमेंट भी करना है, बचाना भी है, खुद की रक्षा भी करनी है, और सारी जो ज़मीन है, सब कुछ जो इतने लंबे टाइम तक वो लोग जहाँ पर रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम से क्या करना पड़ रहा है? दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? दैट दे वर टू डिस्कवर दैट दे वर अनडिजायरेबल एलियंस इन देयर ओन होम इन द लैंड वेयर दे एंड देयर एंसेस्टर्स हैव लिव्ड फॉर सेंचुरीज। जस्ट इमेजिन करिए, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए कि क्या बीती होगी उन लोगों पर जो सालों साल से, जिनके पूर्वज भी उस ज़मीन पर रहते हुए आए हैं, उसी ज़मीन के लिए उन्होंने जान दी है, उसी ज़मीन के लिए वो लोग एक तरीके से ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे कि हम आज़ाद होंगे, एक राष्ट्र के तौर पर आज़ाद होंगे। लेकिन क्या पता चलता है? पता चलता है कि विभाजन होने जा रहा है, और फिर उसके बाद सारी की सारी जो पूर्वजों की ज़मीन है, जो उनकी यादें हैं, वो सारी मिट्टी को छोड़ करके उन्हें क्या करना पड़ रहा है? एक दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है। यानी कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके, सब कुछ अपना जो जो भी चीज़ें थी, उनकी ज़मीन, जो भी उनके आसपास के नेबर्स के साथ जो उनके अच्छे रिलेशंस थे, उन सबको छोड़ करके क्या करना पड़ रहा है? दूसरी तरफ जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से उन्होंने खुद को एज अ एलियन के तौर पर फील करा कि वो एक तरीके से क्या हो गया, अब अपने ही देश में पराए हो गए। अपने ही देश में क्या हो गए? पराए हो गए। क्योंकि हिंदूज़ क्या कर रहे थे? हिंदूज़ आ रहे थे इंडिया में, पाकिस्तान वाले रीजन से, राइट? सिमिलरली जो मुस्लिम्स थे, जो जो दिल्ली के इलाके में रह रहे थे या अदर इलाकों में रह रहे थे, वो कहाँ जा रहे थे? वो जा रहे थे पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एक सिचुएशन थी। सिमिलरली इसके बाद क्या होता है? इट बिकेम क्लियर दैट द कंट्री वॉज गोइंग टू बी पार्टीशन। द वायलेंस स्टार्टेड एट एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल अगेंस्ट द कम्युनिटीज हु वर लेसर इन द नंबर इन द रिस्पेक्टिव एरियाज। ठीक है, तो जो माइनॉरिटी में हो गए ना, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, जो माइनॉरिटीज़ में यहाँ पर रह गए, जैसे कि अगर दिल्ली में अगर मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ में थे तो क्या हो रहा था? यहाँ पर मुस्लिम्स के ऊपर अटैक हो रहा था। सिमिलरली लाहौर में जब हिंदूज़ और सिख एक तरीके से क्या थे? माइनॉरिटीज़ में हो गए, बाकी पूरा रीजन तो क्या है? बाकी पूरा रीजन तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ है, तो वहाँ पर हिंदूज़ और सिख के ऊपर अटैक हो रहा है। तो दोनों की दोनों जितनी भी कम्युनिटीज़ थी, उन सबकी जो माइनॉरिटीज़ थी ना, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, इन सब की जो माइनॉरिटीज़ थी, उन सबको क्या किया जा रहा था? एक तरीके से टारगेट किया जा रहा था, एंड बहुत ब्रूटल तरीके से किलिंग हो रही थी दोनों ही तरफ, इंडिया की तरफ भी और साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ भी। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ी क्या थी? एक तरीके से ट्रेजेडी थी, एक बहुत बड़ी ह्यूमन लॉस था जो इंडिया को फेस करना पड़ा, पूरे दोनों देशों को एक तरीके से फेस करना पड़ा। No one had quite anticipated the scale of the problem. No one had any plans for handling this. Initially, the people and the political leaders, they kept hoping that this violence was temporary and would be soon controlled. But very soon the violence went out of control. Such communities at both the sides of the border, they were often compelled to leave their homes at the few hours' notice.
मतलब सोचा ऐसे इस तरीके से जा रहा था। देखो सिचुएशन क्या थी, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करो। जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था, ब्रिटिशर्स को तो कुछ लेना देना नहीं था। ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिया कि ठीक है भाई, आज़ादी हम लोगों ने दे दी आपको, आपके हाथ में पावर दे दी, पाकिस्तान बना दिया, इंडिया बना दिया। अब पाकिस्तान की सरकार जाने और भारत की सरकार जाने, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। वो लोग अपना पूरा का पूरा बोरिया बिस्तर उठा करके क्या जा रहे थे, वो अपने कंट्री वापस जा रहे थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स का कोई लेना देना नहीं था कि क्या हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें हो रही है, उनको तो कोई मतलब नहीं था। ठीक है, इतनी जल्दी उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिया कि फटाफट से जिम्मेदारी सरकार को दे दो अपनी अपनी। और वो फिर जो वर्स्ट सिचुएशन है, जो एक तरीके से वायलेंस चल रहा है ना, वो सरकार खुद देख लेगी, हमारे मत्थे ये जिम्मेदारी नहीं आनी चाहिए। ये एक तरीके से सोच थी ब्रिटिशर्स की, उन्होंने ऐसा किया भी। सब कुछ फटाफट से दे दिया सरकारों को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और इंडिया की गवर्नमेंट को। और फटाफट से वो लोग क्या करने गए कि भैया अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अब अगर कुछ बुरा हो रहा है आप खुद देखिए। ठीक है, अब गवर्नमेंट तो नई नई गवर्नमेंट है, तो उस टाइम पर क्या था, ना बहुत ज़्यादा मिलिट्री काम में आ पा रही थी, ना बहुत ज़्यादा पुलिस काम में आ पा रही थी। मिलिट्री का डिवीजन हो रहा था, ये डिसाइड किया जा रहा था कि मिलिट्री का डिवीजन कैसे होगा, आर्मी किस तरीके से कितनी पाकिस्तान में जाएगी, कितनी इंडिया में रहेगी। सेम टू सेम चीज़ पुलिस में भी हो रही थी। ठीक है, तो इन सब सिचुएशन में क्या था, टोटल अनार्की थी, टोटल अनार्की। मतलब कोई कानून नाम की चीज़ भारत में उस समय नहीं थी, कोई प्रोटेक्शन कुछ हो ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी तो इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ, तभी तो इतनी ज़्यादा मास किलिंग हुई, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे थे। अब अचानक से नई नई गवर्नमेंट आई है, नई नई पावर आई है, सब कुछ एकदम एक तरीके से इतनी अब्रप्ट तरीके से हो रहा है, तो कुछ भी एक तरीके से जो पुलिस थी या कुछ कुछ भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करी गई। और बहुत ज़्यादा क्या हुआ, ब्रूटल किलिंग्स हुई दोनों ही तरफ। सारी की सारी कम्युनिटीज़ के जो माइनॉरिटीज़ थी ना, उन्होंने अपना बर्डन फेस किया, उन्होंने अपनी जान गंवाई, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ गंवाई यहाँ पर। ठीक है, तो सोचा जा रहा था ये कोशिश, मतलब एक तरीके से सब लोग ये सोच रहे थे कि टेम्पररी होगा, जस्ट एक तरीके से लोग मूव कर रहे हैं एक एरिया से दूसरी एरियाज़ की तरफ, इसीलिए क्या होगा, सिचुएशन बहुत जल्दी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं, बहुत लंबे टाइम तक ये चीज़ें चली। एंड बहुत सारे, सबसे बड़ी समस्या क्या थी, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसकी वजह से बहुत सारे लाखों लोगों की जान भारत में चली गई। ठीक है, दोनों ही तरफ चली गई एक तरीके से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रॉब्लम्स क्या थी, कि पार्टीशन डिसाइड करना पहली बात बहुत मुश्किल था। और फिर जब पार्टीशन डिसाइड हो गया था, उसकी वजह से लोगों की मूवमेंट की वजह से जो माइनॉरिटीज़ को जो समस्याएं फेस करनी पड़ी दोनों तरफ की, उसके सामने भी उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ, एक तरीके से वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत सारी किलिंग्स हुई। ठीक है, अब हम कॉन्सिक्वेंसेस को यहाँ पर समझेंगे कि पार्टीशन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, और इसकी वजह से माइनॉरिटीज़ के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ा, बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, विमेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, है ना, किस तरीके से उनकी लाइफ अफेक्टेड हुई। एंड कुछ अदर इंपॉर्टेंट एरियाज़ पर जो इम्पैक्ट होता है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं पार्टीशन के, उसको हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। ठीक है, so 1947 was the year of one of the largest, one of the most abrupt and one of the most unplanned and the tragic transfer of population that human history has ever known. ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही और बिल्कुल अप्रोप्रिएट है कि जो पूरा का पूरा जो माइग्रेशन होता है ना, पाकिस्तान से लोग कहाँ जा रहे हैं, इंडिया में जा रहे हैं। ठीक है, इंडिया से लोग कहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान में जा रहे हैं। तो दोनों की तरफ से जो माइग्रेशन हो रहा है, ये पूरी इंटायर ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक का इतिहास है, ये सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है। सबसे लार्जेस्ट माइग्रेशन अगर कभी हुआ है, मास माइग्रेशन इतने ज़्यादा, तो वो कब हुआ है, वो इंडिया के पार्टीशन के दौरान हुआ है। तो कंसिडर आप कर सकते हो, इमेजिन आप कर सकते हो कि कितने बड़े स्केल पर लोग एक दूसरे की तरफ एक तरीके से एक एरिया से दूसरे एरियाज़ में मूव कर रहे थे। तो क्योंकि इसको बोला जा रहा है कि ह्यूमन हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा एक तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन तो है, लेकिन क्या हुआ, वन ऑफ द लार्जेस्ट तो है, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अब्रप्ट भी है, बहुत जल्दी डिसाइड किया गया सारी चीज़ों को, और बहुत ही ज़्यादा अनप्लान्ड तरीके से डिसाइड किया गया, और बहुत ट्रैजिक ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब्रप्ट क्यों, अभी हमने डिसाइड कर लिया कि सब कुछ एकदम फटाफट से हो गया, डिसाइड कर लिया गया कि भाई ठीक है, कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, कलकत्ता में किलिंग्स हो रही है, पंजाब में भी वायलेंस हो चुका है शुरू। तो फिर क्या किया ब्रिटिशर्स ने, फटाफट से सोचा कि भाई जिम्मेदारी दे देते हैं और हम लोग यहाँ से एकदम एक तरीके से अपना सब कुछ ले ला करके भाग जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से चीज़ें डिसाइड करी, क्योंकि वो अपना बर्डन नहीं लेना चाहते थे, वो अपनी जिम्मेदारियों को एक तरीके से यहाँ पर और कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया भारत के और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उनके हाथों पर। तो बहुत ज़्यादा अब्रप्ट और बहुत ज़्यादा अनप्लान्ड भी हुआ, क्योंकि अगर सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें होती, लोगों को कुछ अवेयरनेस होती कि ठीक है, अभी एक आराम से लोगों को बताया जा रहा होता, जानकारी दी जा रही होती कि अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, फिर उसके बाद लोगों को बताया जाता कि ये सारे एरियाज़ यहाँ पर हैं, ये एरिया इंडिया में रहेगा, ये एरिया पाकिस्तान में जाएगा। अगर चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से होती तो शायद लोगों के अंदर जो एक तरीके से जो हड़बड़ी थी,
जो लोगों के अंदर डर पैदा हो गया था, डर का माहौल हो गया था माइनॉरिटीज़ में खास तौर पर, शायद वो ना होता। अगर पुलिस भी उस टाइम पर डिप्लॉय होती, अगर हमारी मिलिट्री भी डिप्लॉय होती, तो सिस्टमैटिक तरीके से अगर चीज़ें होती तो ये नुकसान ना होता जितना लोगों की जान और एक तरीके से पूरी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो बोला जा रहा है कि पार्टीशन क्या हुआ, बहुत लार्जेस्ट तो हुआ, साथ ही साथ अब्रप्ट और अनप्लान्ड होता है ये पार्टीशन। ठीक है, तो जब पार्टीशन हो रहा था तो क्या हो रहा था, दोनों तरफ क्या हो रही है, किलिंग हो रही है, एट्रोसिटीज़ हो रही है। और ख़ास तौर पर कुछ हमारे बड़े बड़े शहर पाकिस्तान में भी जो एरियाज़ चले गए थे और जो इंडियाज़ के जो कुछ शहर थे वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर एक तरीके से बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर मास किलिंग हो रही है, खास तौर पर माइनॉरिटीज़ की। ठीक है, तो लाहौर की अगर हम बात करें, सिमिलरली लाहौर के अलावा जो अमृतसर है, जो कोलकाता है, दे बिकेम डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स। कम्युनल जोन्स बन गए, मतलब क्या है, मुस्लिम्स वुड अवॉइड गोइंग इनटू द एरिया वेयर मेनली हिंदूज और सिख्स लिव, एंड सिमिलरली द हिंदूज एंड द सिख दे स्टेड अवे फ्रॉम द एरियाज ऑफ मुस्लिम प्रीडोमिनेंस। कम्युनल एरियाज़ बन गए, ये इलाका हिंदुओं का है, यहाँ पर मुस्लिम्स एक तरीके से मेजॉरिटी में है, यहाँ पर सिक्स मेजॉरिटी में है। तो क्या होगा, माइनॉरिटीज़ जहाँ पर दूसरे रिलीजन के लोग मेजॉरिटीज़ में है वहाँ पर जाने से क्या कर रहे थे, वहाँ पर नहीं जा रहे थे। ठीक है, तो पूरा एक तरीके से सेग्रीगेशन हो गया कि अमृतसर में भी सेम टू सेम चीज़ हो रही है, कोलकाता में भी सेम टू सेम चीज़ हो रही है, और वहाँ पर जो लाहौर का रीजन है वहाँ पर भी सेम टू सेम चीज़ हो रही है। खासतौर पर मतलब पंजाब में और बंगाल में दोनों जगह पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो केवल सेपरेशन नहीं, केवल कम्युनल जोन्स नहीं, बट क्या हुआ, इसी तरीके से वहाँ पर वायलेंस भी होना चालू हुआ। मुस्लिम्स पर अटैक किए जा रहे हैं, सिख पर अटैक किए जा रहे हैं, एंड हिंदूज़ पर अटैक किए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी ये लोग माइनॉरिटीज़ में थे। ठीक है, सो माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर दे फ्लेड देयर होम एंड ऑफन सिक्योर टेम्पररी शेल्टर्स इन द रेफ्यूजी कैंप। तो क्या होता है, तो जो जहाँ अगर जो पाकिस्तान के जो एरियाज़ है वहाँ से हिंदूज़ और सिख क्या कर रहे हैं, वहाँ से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके भाग रहे हैं, और कहाँ आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं। इंडिया में आ रहे हैं तो इंडिया के बॉर्डर पर ही क्या हो रहा है, वहाँ पर एक तरीके से रेफ्यूजी कैंप्स बना दिए गए, तो रेफ्यूजी कैंप्स में उनको रहना पड़ा। सिमिलरली जो मुस्लिम्स एक तरीके से वहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान में जा रहे थे, तो वहाँ पर भी सेम अपने बॉर्डर्स पर क्या कर रहे हैं, एज ए रेफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं। और जब ये पूरा का पूरा जो ट्रांसफ़र हो रहा था, उस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई विक्टिम बना है ना, सबसे ज़्यादा अगर कोई विक्टिम या जिसने सबसे ज़्यादा वायलेंस फेस करा है, तो वो कौन थी, थाउजेंड्स ऑफ विमेन। मतलब जनरली आप देखोगे कि जब भी एक तरीके से कम्युनिटीज़ के बीच में कोई भी क्लैश होता है ना, कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी कम्युनिटी हो, केवल इंडिया की बात नहीं है, कहीं पर भी पूरी दुनिया भर में आप देख लो, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आप ये चीज़ हमेशा नोटिस करोगे कि कभी भी कम्युनिटीज़ के बीच में, कहीं पर भी दो ग्रुप्स के बीच में हिंसा हो रही है, क्योंकि विमेन आर द वल्नरेबल, इसलिए क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की विमेन को टारगेट किया जाता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट सफरर अगर कभी भी हिस्टोरिकली भी हिंसा अगर आप देखोगे ना, तो सबसे ज़्यादा सफर अगर अगर कोई रही है तो विमेन रही है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम टू सेम चीज़ होती है। तो थाउजेंड्स ऑफ विमेन दे वर अबडक्टेड एंड दे वर मेड टू कन्वर्ट टू द रिलीजन ऑफ द अबडक्टर एंड दे वर फोर्स्ड इनटू मैरिज। तो क्या किया जा रहा है, जब विमेन को उठा लिया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जिन्होंने इसको विमेन को एक तरीके से दूसरी धर्म की विमेन को पकड़ लिया, फिर उनको क्या करवाया, उनका फोर्स्ड कन्वर्जन होता है एंड उनको फोर्स्ड किया जाता है एक तरीके से मैरिज करने में। ठीक है, इन मेनी केसेस विमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेंबर्स टू प्रिजर्व द फैमिली ऑनर। तो बहुत सारे केसेस में आप ये भी देखोगे कि जो विमेन थी उनको क्या कर दिया जा रहा है, अपनी फैमिली ऑनर बचाने के लिए उनकी फैमिली ही विमेन को एक तरीके से मार दे रही है। ठीक है, कुछ को पॉइजन दे दिया जा रहा है या फिर कुछ को कुएं में धकेल दिया जा रहा है। क्यों, बिकॉज वो अपनी फैमिली ऑनर को बचाना चाहते थे। आइडिया क्या था, मतलब इसके पीछे का जो एक तरीके से सोच थी, वो ये सोच ये थी कि अगर ये दूसरे धर्म के व्यक्ति के पास चली गई तो क्या होगा, ये फैमिली ऑनर के लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात हो जाएगी। इसलिए क्या करो, क्योंकि पूरा ज़्यादा खतरा था कि जब वो मूव करेंगे, अगर कोई भी कम्युनिटी अगर दूसरी तरफ अपने सब कुछ सामान वगैरह लेकर के मूव कर रही है तो वुमेन को टारगेट किया जाएगा, उनको पता था। तो बहुत सारी फैमिलीज़ अक्रॉस द बॉर्डर, पाकिस्तान में भी हो चाहे इंडिया में भी हो, वो क्या कर रही थी, अपनी जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको पहले ही एक तरीके से मार दे रही थी, उनको पॉइजन दे करके या कुछ भी करके उनको पहले मार दिया जा रहा था कि ये दूसरे धर्म के व्यक्ति के हाथ में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सो जस्ट इमेजिन करिए ये सिचुएशन थी। तो इसलिए क्या बोला जा रहा है, बोला यही जा रहा है कि लड़ते तो लोग हैं, लड़ते तो रिलीजन के बेसिस पर है, लेकिन सफरर कौन है, सफरर मतलब लड़ाई हुई भी नहीं, लड़ाई शुरू भी नहीं हुई, इससे पहले ही जो विमेन है उनको मार दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी। और ये चीज़ हर जगह पर आप देखोगे, इस चीज़ को नोटिस करना आप, कि कभी भी कोई कम्युनिटी है तो कम्युनिटी क्या करती है, दूसरी कम्युनिटीज़ पर अटैक करने के लिए उनके जो सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं, जो महिलाएं होती है, बच्चे होते हैं, सबसे पहले उनको टारगेट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आज भी नोटिस आप देख सकते हो, ये चीज़ आज भी आप नोटिस में लेकर आ सकते हो। ठीक है, सो फॉर द लैक्स ऑफ रेफ्यूजीज द कंट्रीज फ्रीडम मेंट लाइफ इन रेफ्यूजी कैंप्स फॉर मंथ्स एंड समटाइम्स फॉर ईयर्स।
तो क्या हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है कि रेफ्यूजी कैंप्स में एक तरीके से क्या हो रहा है, रेफ्यूजी कैंप्स में वो लोग रह रहे हैं एंड आज़ादी आज़ादी जब सोच रहे थे ना लोग कि ठीक है बहुत लंबे साल से पूरे सब लोग मिल करके आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये सोच रहे थे कि एक दिन जब आज़ाद हो गए तो यूनाइटेड इंडिया में रहेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वो एकदम सपना ही बदल जाता है कि आज़ादी तो मिली लेकिन आज़ादी की वजह से क्या हुआ, सारी प्रॉपर्टी परिवार के जन छिन गए, ठीक है। लोगों की एक तरीके से पूरी फैमिली ही जब वो लोग मूवमेंट कर रहे थे तो फैमिली ही मार दी गई, एक दो सदस्य बचे। तो क्या हो रहा था, फ्रीडम तो मिला लेकिन फ्रीडम की वजह से क्या मिला, रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा, सारी फैमिली चली गई, है ना, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो गया, तो सब कुछ छूट गया। तो एक इमेजिन करी जा रही थी कि जब आज़ादी मिलेगी तो बहुत अच्छी लाइफ होगी, हम अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंगली जी पाएंगे, उसकी जगह पर क्या मिला, एक टोटली अपोजिट सिचुएशन लोगों को देखने को मिली, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है एंड इसी चीज़ के बारे में जब ये डिवीजन हो रहा था उसके कुछ समय के बाद बहुत सारे लोगों ने, जब मूवमेंट हो रही थी ना, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इधर आए, इंडिया से उधर गए। तो जिन्होंने खुद वायलेंस फेस करा है, जिन्होंने खुद वायलेंस को देखा है, उन्होंने ये चीज़ों को लिखा, एक्सप्रेस किया। तो बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे पोइट्स एंड इवन बहुत सारे फिल्म मेकर्स, चाहे भारत में हो चाहे पाकिस्तान में हो, उन्होंने किलिंग्स एंड जो सफरिंग्स हुई है डिस्प्लेसमेंट की वजह से, वायलेंस की वजह से, उनको शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स एंड फिल्म्स में एक तरीके से दिखाया है। एंड उन्होंने बताया है कि पार्टीशन केवल और केवल ऐसा नहीं था कि ज़मीन के टुकड़े का पार्टीशन कर दिया गया, ठीक है ये पाकिस्तान है ये इंडिया है, ऐसा केवल इतना ही नहीं था। इट वॉज अबाउट डिवीजन ऑफ हार्ट्स, इसको डिवीजन ऑफ हार्ट बोला जाता है। यानी कि एक तरीके से दिलों में खाई पैदा हो गई, दिलों में दरार पैदा होगी, और किसके दिलों में, कम्युनिटीज़ के दिलों में। जो कम्युनिटीज़ सालों साल से एक साथ रहते हुए आ रही थी उसके बीच में क्या हो गया, उन कम्युनिटीज़ में एक डिवीजन ऑफ हार्ट्स हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर चीज़ें बताई गई है एंड सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर जो ये जो पर्टिकुलर पूरा एक पीस है वो दिया गया है। तो टॉपिक क्या है यहाँ पर, हॉस्पिटैलिटी डिलेड, और ये किसने लिखा है, पाकिस्तान के एक राइटर है जिनका नाम है सादत हसन मंटो, ठीक है। तो सादत हसन मंटो क्या थे, पाकिस्तान में एक लेखक थे। बेसिकली क्या थे, मैं थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी दे देती हूँ, मैंने इनके बारे में सर्च किया। तो जब मैं रीड कर रही थी तो ये बेसिकली क्या थे, ये बॉम्बे में रहा करते थे, ठीक है। तो जब बॉम्बे में बहुत ज़्यादा क्या होने लगा, बॉम्बे में एक तरीके से मास किलिंग होने लगी, तो इनको भी डर लगने लगा कि अब बॉम्बे में रहना ठीक नहीं होगा। और क्योंकि उनकी फैमिलीज पाकिस्तान वाली एरियाज़ में थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, बीइंग अ मुस्लिम उन्होंने डिसाइड किया कि अब बॉम्बे में रहना ठीक नहीं है, अब जाते हैं कहाँ, अपने जो पाकिस्तान है वहाँ पर जाते हैं। तो फाइनली वो भी कहाँ चले गए, अपनी पूरी फैमिलीज़ के साथ पाकिस्तान वाले रीजन में चले गए। इन्होंने जो पार्टीशन था, पार्टीशन के दौरान जो पूरा एक तरीके से किलिंग होती है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लिखा, और उसी में से ये एक पर्टिकुलर पीस है जो हम अंडरस्टैंड करेंगे। क्या लिखते हैं, राइटर्स ब्रॉट द रनिंग ट्रेन टू अ हॉल्ट, पीपल बिलोंगिंग टू द अदर कम्युनिटी दे वर पुल्ड आउट एंड दे वर स्लॉटर्ड विद स्वॉर्ड्स एंड बुलेट्स। क्या किया जा रहा है, हमें पता है कि मतलब गदर मूवी आपने देखी होगी, है ना। सिमिलरली कोई और अदर मूवी है जो पार्टीशन की का जो सीन है वो दिखाती है, तो उसमें जनरली दिखाया जाता है कि कैसे ट्रेन जब जा रही थी, ठीक है, ट्रेन से लोग ट्रैवल कर रहे थे एक तरफ से दूसरी तरफ, तो क्या हो रहा था, जहाँ पर वो जा रहे थे तो वहाँ की जो कम्युनिटीज़ थी वो क्या कर रही थी, उनको तलवारों से हो गया, बुलेट से हो गया, जिस भी तरीके से था बेसिकली दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों के ऊपर अटैक किया जा रहा था, है ना। तो यही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर बताई गई है। सिमिलरली द रिमेनिंग पैसेंजर्स दे वर ट्रीटेड टू हलवा, फ्रूट्स एंड मिल्क। तो अगर एक ट्रेन में दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं तो उनको क्या कर दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, और अपनी कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ उनको क्या दिया जा रहा है, हलवा, फ्रूट्स और एक तरीके से मिल्क दिया जा रहा है, ठीक है। द चीफ ऑर्गेनाइजर सेड, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, न्यूज़ ऑफ द ट्रेन अराइवल वॉज डिलेड, दैट इज़ वाई वी हैव नॉट बीन एबल टू एंटरटेन यू लैविशली द वे वी वॉन्टेड टू। तो ये एक कंडीशन थी, मतलब ये सोच दिखाता है कि उस टाइम पर सोच कैसी थी, इंसान थोड़े ना थे हम लोग, है ना। हम लोग तो केवल एक धर्म विशेष के व्यक्ति थे, ठीक है। तो वहाँ पर उस टाइम पर दिखाया जा रहा था कि इंसानियत एक तरीके से क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एंड ये बोला जा रहा है कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें ट्रेन की जो अराइवल की जो न्यूज़ थी वो थोड़ी सी डिले मिली, वरना आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से एंटरटेन किया जाता। लोगों को मारने का मतलब है, मतलब एंटरटेन करने का मतलब है कि लोगों को मारने को एक तरीके से एंटरटेन बोला जा रहा है, ठीक है। इसी चीज़ पर सादत हसन मंटो एक एक स्टेटमेंट देते हैं, मतलब एक चीज़ बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि जब मज़हब दिलों से निकल करके दिमाग पर चढ़ जाता है ना, तो वो जहर बन जाता है, ठीक है। जब वो मज़हब दिलों से निकल करके दिमाग पर चढ़ जाता है तो वो जहर बन जाता है, ठीक है, वो एक तरीके से पॉइजन बन जाता है। और शायद यही सेम टू सेम चीज़, ये जो चीज़ अभी हमने पढ़ी, वो सेम टू सेम चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि हिंदूज़ भी हैं, है ना, सिख भी है, मुस्लिम भी है, लेकिन शायद इंसान नहीं है ना वहाँ पर, शायद इंसान नहीं है कोई।
अगर इंसान होते तो शायद इस तरीके से ब्रूटल किलिंग्स नहीं होती, इस तरीके से विमेंस पर अटैक नहीं हो रहा होता, इस तरीके से विमेंस पर रेप नहीं हो रहा होता, विमेंस को फोर्स कन्वर्जन एक तरीके से नहीं किया जा रहा होता, बच्चों को मारा नहीं जा रहा होता जिनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, जिनकी कोई गलती नहीं है, जो बिल्कुल बेकसूर लोग हैं, उनको भी इस तरीके से मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय इंसान नहीं थे, केवल धर्म के लोग थे, है ना। तो वो इसीलिए बोला जा रहा है कि जब मजहब दिलों से निकल करके दिमाग पर चढ़ जाता है ना, तो क्या हो जाता है, जहर बन जाता है, और फिर आदमी केवल और केवल क्या करता है, इस तरीके से की सिचुएशंस उस समय अराइज हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके की कुछ बताया गया है चीज़ों के बारे में कि क्या एक तरीके से ट्रॉमा था, कितना ज़्यादा बड़ा सदमा था जो दोनों सभी की सभी कम्युनिटीज़ को एक तरीके से फेस करना पड़ रहा था, ठीक है। एक तरीके से पूरा ह्यूमैनिटी जो भारत में थी, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी, इन सब लोगों को ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी, ठीक है। तो ये क्या था, ये जो अब तक हम जब कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने रेफ्यूजी की जो प्रॉब्लम थी, विमेन के साथ क्या हुआ, एंड ओवरऑल कम्युनिटीज़ के बीच में किस तरीके से डिवीजन ऑफ हार्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें अब तक हम लोगों ने अंडरस्टैंड करी। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी चीज़ों को और समझते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है, थोड़ा सा यहाँ पर एक दो चीज़ों और ऐड करना चाहूँगी। जब पार्टीशन हो गया ना, तो पार्टीशन के बाद इंडिया में भी काफ़ी सारी मूवीज़ बनी, पाकिस्तान में भी सेम टू सेम पार्टीशन के ऊपर, उसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि पार्टीशन क्यों हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई पार्टीशन में, इन सब के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनी। तो सिमिलरली 1959 के आसपास इंडिया में भी एक मूवी बनती है और उसमें एक गाना है, ठीक है। उस गाने की वर्डिंग्स को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार वो गाना क्या बताना चाह रहा है। तो एक गाना है, मे बी शायद आप में से किसी ने सुना हो। तो गाना है, गाने की वर्डिंग्स कुछ इस तरीके से है कि तू हिंदू बनेगा ना तू मुसलमान बनेगा, ठीक है। तू ना हिंदू बनेगा ना तू मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तू इंसान बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम डिवाइड हो गए थे बिल्कुल, हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, जो भी हमारे धर्म थे, ठीक है। तो केवल अपने धर्म के आइडियाज़ पर इतना ज़्यादा एक तरीके से धर्म की वजह से क्या हो रहा था, क्योंकि रिलीजन के बेसिस पर इंडिया का डिवीजन हुआ, तो यहाँ पर रिलीजन के बेसिस पर डिवीजन तो हुआ, बट कहीं ना कहीं इंसानियत जो थी ना, वो यहाँ पर अल्टीमेटली डिवाइड होती है, इंसानियत डिवाइड हो जाती है और इंसानियत मर जाती है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है, मतलब ये गाना उसी चीज़ को बता रहा है कि जो पार्टीशन हुआ उस समय, तो इसलिए बोला जा रहा है कि तू ना हिंदू बनेगा ना तू मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है कि कम से कम हम ह्यूमैनिटी अपनी लॉस ना करें, ठीक है। तो इस सॉन्ग को अगर आप चाहो तो सुन सकते हो, ठीक है। काफ़ी पुराना सॉन्ग है और पूरी लाइन अगर आप सुनोगे ना, पूरा गाना सुनोगे, तो इसी चीज़ पर बार बार एम्फोसाइज किया जा रहा है कि इम्पॉर्टेंट क्यों क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है, कि धर्म क्या करा। हम लोगों ने अपना धर्म बनाया ना कि ठीक है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है ना, ज्यूज़ है, अपने आप ह्यूमंस ने अपना ये धर्म बनाया है। लेकिन ईश्वर ने क्या बनाया, ईश्वर ने तो इंसान बना करके भेजा था ना। तो हम अपनी ये सबसे पहली आइडेंटिटीज़ को भूल करके हम अपनी बाकी आइडेंटिटीज़ की वजह से क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। यही सेम टू सेम चीज़ क्या हुई, पार्टीशन में भी हुई, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर टाइम मिले तो सुन सकते हो आप इस पर्टिकुलर सॉन्ग को, ओके। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो पार्टीशन वॉज नॉट मेयरली डिविजन ऑफ प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज और एसेट्स और अ पॉलिटिकल डिविजन ऑफ द कंट्री एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि पार्टीशन का मतलब केवल और केवल ऐसा नहीं था कि प्रॉपर्टीज डिवाइड हो रही है, लाइबिलिटीज को एक तरीके से डिवाइड किया जा रहा है इंडिया में एंड पाकिस्तान में, एसेट्स हो, पॉलिटिकल डिवीजन हो रहा है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस का डिवीजन हो रहा है। केवल इतना नहीं था, केवल ऐसा नहीं था टेरिटरीज, एसेट्स, पॉलिटिकल डिवीजन हो रहे हैं, और भी क्या था, और भी इसके साथ साथ में जो फाइनेंशियल एसेट्स थी, टेबल, चेयर, टाइपराइटर्स, पेपर क्लिप्स, बुक्स एंड ऑल्सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द पुलिस बैंड, ये तक भी डिवाइड हुए थे। मतलब पार्टीशन एक्चुअली में हर चीज़ का पार्टीशन हुआ, हर चीज़ का विभाजन हुआ कि कौन कौन सी चीज़, एक छोटी सी इवन जितनी भी चेयर्स थी, इवन उसको भी डिसाइड किया गया कि भाई इतनी चेयर्स जो है पाकिस्तान में जाएगी, इतनी चेयर्स जो है एक तरीके से इंडिया में रहेगी, है ना। टाइपराइटर्स हो गया, पेपर क्लिप हो गया, बुक्स हो गया, ये तक भी डिवाइड हुआ, यानी कि सब कुछ एक तरीके से डिवाइड हुआ। इंसान तो डिवाइड हुआ ही साथ में ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ थी वो भी डिवाइड हुई, और एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट वो भी डिसाइड किए गए कि कितने एम्प्लॉयज़ इंडिया में रहेंगे, कितने एम्प्लॉयज़ एक तरीके से पाकिस्तान में रहेंगे। रेलवेज़ को भी डिवाइड किया गया, ठीक है। सिमिलरली एक तरीके से और क्या दिया जाता है, और यहाँ पर बताया जाता है, मतलब एक तरीके से स्टाफ का भी डिवीजन होता है, ठीक है। एक तरीके से क्या हो जाता है, स्टाफ का भी डिवीजन हो जाता है कि कैसे डिसाइड किया जाएगा कि पाकिस्तान में कितने लोग जाएंगे, इंडिया में कितने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रहेंगे, ये तक भी हमने चीज़ें डिसाइड करी है। प्रॉपर्टीज़ हो, एक तरीके से कम्युनिटीज़ हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ही क्यों ना हो, सब चीज़ों का डिवीजन इंडिया में, मतलब जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था तो हुआ था।
सिमिलरली सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द पार्टीशन फोर्स्ड अबाउट 80 लाख पीपल टू माइग्रेट अक्रॉस द न्यू बॉर्डर। तो इमेजिन करिए, जो मैं बार बार बता रही थी कि ये लार्जेस्ट मास माइग्रेशन था ह्यूमैनिटी में पूरी हिस्ट्री में अब तक। कितने लोग, 80 लाख लोगों के आसपास माइग्रेट करते हैं दोनों तरफ। बिटवीन 5 to 10 लाख पीपल देवर किल्ड इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। तो लगभग कितने लोग मारे जाते हैं, 5 से 10 लाख के बीच में। ये तो एस्टिमेटेड है, मे भी हो सकता है रियलिटी में उससे ज़्यादा हो, है ना। तो ये चीज़ है, इतने मास लेवल पर मूवमेंट होना और इतने मास लेवल पर क्या होना, लोगों की किलिंग्स एक तरीके से हो रही थी। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब हम एक नई चीज़ समझ रहे हैं। ठीक है, एक नया एंगल समझ रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन में। एक नया एंगल है, एक नया क्वेश्चन है हमारे सामने। वो नया क्वेश्चन क्या है, अंडरस्टैंड करते हैं। द लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल स्ट्रगल डिड नॉट बिलीव इन द टू नेशन थ्योरी। ये चीज़ हमें क्लियर थी कि हमारे जो लीडर्स थे वो क्या थे, दे वर नॉट बिलीविंग इन द आइडिया ऑफ टू नेशन थ्योरी। वो टू नेशन थ्योरी में विश्वास नहीं रखते थे, जो भारत के नेशनल स्ट्रगल के जो हमारे लीडर्स थे। तो भले ही उन्होंने बिलीव ना किया हो, भले ही वो नहीं चाहते हो कि डिवीजन हो, लेकिन आखिरकार डिवीजन तो हुआ है ना, पार्टीशन तो हुआ। तो जब पार्टीशन हो गया, और वो भी किसके बेसिस पर, रिलीजियस के बेसिस पर, तो रिलीजियस बेसिस पर क्या बन गया, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे वो क्या चले गए, वो एक तरीके से पाकिस्तान का वहाँ पर क्रिएशन हो गया। तो ठीक है भाई, रिलीजन के बेसिस पर पार्टीशन तो हो गया। तो क्या इसका मतलब ये है, डिड दैट मेक इंडिया अ हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली, कि जब पाकिस्तान किसके बेसिस पर बना, कि जो मुस्लिम पाकिस्तान बनेगा वो क्या बनेगा, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बनेगा। तो क्या जब मतलब मुस्लिम्स लोग वहाँ पर चले गए पाकिस्तान में, क्या इसका ऑटोमेटिकली का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया है वो क्या एक हिंदू नेशन बनेगा, यानी कि क्या यहाँ पर केवल हिंदू कम्युनिटी ही है। तो ये एक क्वेश्चन है। दूसरा इसका एस्पेक्ट क्या है कि क्या यहाँ पर जैसे पाकिस्तान में क्या है, मुस्लिम डोमिनेंस में है, राइट। तो पाकिस्तान ने तो अपना ऑफिशियल रिलीजन बता दिया था इस्लाम। तो क्या ठीक वैसे ही क्या इंडिया भी सेकुलर रहेगा, क्या इंडिया सेकुलर रहेगा, या फिर इंडिया एक हिंदू नेशन होगा। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में मुस्लिम मेजॉरिटी में है, तो क्या इंडिया में हिंदू डोमिनेट करेगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अब हम यहाँ पर समझेंगे कि पाकिस्तान ने कौन सी राह चुनी, इंडिया ने किस तरीके से एक अलग राह चुनी, और उसके बाद थोड़ा सा हम कंपैरिजन भी करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे कि उस राह पर जब पाकिस्तान आज चल रहा है तो पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है, और जो भारत ने चूज़ किया, भारत ने जो रास्ता चूज़ किया, उस राह पर जब आज भारत चल रहा है तो भारत की सिचुएशन क्या है, दोनों में कितना डिफरेंस है, उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठा उठा कि भाई पाकिस्तान तो बन गया, तो ज़्यादातर मुस्लिम्स कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। लेकिन फिर उसके बावजूद भी क्या होता है दैट इवन आफ्टर द लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स टू द न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान, द मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया अकाउंटेड फॉर 10 to 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951। तो भले ही बहुत सारे लोग, ज़्यादातर मुस्लिम मेजॉरिटी कहाँ चली गई, वो चली गई पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी लगभग 10 से 12% जो मुस्लिम्स थे, मतलब पूरे भारत की पॉपुलेशन के अराउंड 10 to 12% कौन लोग थे, मुस्लिम थे। यानी कि काफ़ी लोग, काफ़ी मुस्लिम्स इंडिया में भी रहे। ऐसा नहीं है कि मतलब सारे के सारे मुस्लिम्स वहाँ पर चले गए। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये उठता है, हाउ वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट इट्स मुस्लिम सिटीजन एंड द अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जूस। तो अब यहाँ पर सवाल उठाया कि भारत में क्या है, इतनी सारी अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग माइनॉरिटीज़ हैं, इन सभी कम्युनिटीज़ को भारत कैसे ट्रीट करेगा। क्या हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन का डोमिनेंस है, या फिर हम ये बोलेंगे कि नहीं भाई, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के व्यक्ति हो, भारत क्या रहेगा, भारत हर धर्म के व्यक्ति को इक्वली ट्रीट करेगा, और यहाँ पर हर धर्मों का सम्मान किया जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल था। तो इस सवाल का अब हम उत्तर लेंगे। देखो, आंसर लेने से पहले भी थोड़ा सा हिस्टोरिकली भी अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझो ना, किसका कॉन्टेक्स्ट समझो, इंडिया को समझो थोड़ा सा। भारत क्या रहा है, भारत स्टार्टिंग से ही एक मल्टी रिलीजियस कंट्री रहा है ना, इस चीज़ से एग्री करोगे। जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, फिर उसके बाद इस्लाम भी आया, है ना। फिर उसके बाद क्या है, क्रिश्चियनिटी के लोग भी आए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो पारसीज भी इंडिया में आए, तो रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ था पारसीज का, राइट। तो वो कहाँ पर आते हैं, वो भारत में शरण लेते हैं। सिमिलरली इस तरीके से क्या है, भारत क्या है, स्टार्टिंग से हिस्टोरिकली ऐसा नहीं है कि मतलब स्टार्टिंग से ही भारत क्या रहा है, मल्टी रिलीजियस कंट्री रहा है। और भारत ने क्या किया है, अलग अलग जो लोग, जो उनको रिलीजन के बेसिस पर परसिक्यूट किया जा रहा है, धर्म के आधार पर उनको मारा जा रहा था दूसरी कंट्रीज़ में, वो लोग भी भारत में आकर के शरण लेते हैं। ठीक है, चाहे हम तिब्बतन्स की बात करें तो तिब्बतन्स से जो कुछ लोग हैं, वो लोग भी कहाँ पर आते हैं। तो दलाई लामा की बात करें या अदर लोगों की बात करें तो वो लोग भी आज के टाइम में कहाँ आ रहे हैं, वो एक तरीके से भारत में रह रहे हैं काफ़ी सालों से। ठीक है, तो हिस्टोरिकली अगर आप आइडिया देखोगे ना इंडिया का, हिस्टोरिकली जो आइडिया है इंडिया का, कि इंडिया
हिस्टोरिकली भी एक मल्टी रिलीजियस कंट्री रहा है, जिसमें ऐसा नहीं है कि मतलब धर्म के लोगों को क्या किया गया हो, डोमिनेट किया गया हो। डोमिनेट अगर किया जाता तो इतने सारे लोग भारत में ना आते शरण लेने के लिए, ठीक है। तो ये भारत का हिस्टोरिकल एक तरीके से बैकग्राउंड है, भारत का इतिहास से ही ये कल्चर रहा है। सर्वधर्म समभाव, यानी कि सब धर्म के लोगों को यहाँ पर क्या किया गया है, रिस्पेक्ट दिया गया है। तो जब हिस्टोरिकली ये चीज़ है, तो इंडिया ने जब इंडिया के सामने ये क्वेश्चन आया कि भारत क्या हर धर्म के लोगों को इक्वल तरीके से ट्रीट करेगा, या भारत में भी एक धर्म का डोमिनेशन होगा, जैसे पाकिस्तान में क्या है, एक तरीके से मुस्लिम्स का डोमिनेशन वहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है। तो हमारे लीडर्स ने क्या डिसाइड किया, मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट बिलीव्ड दैट इंडिया मस्ट ट्रीट द पर्सन्स ऑफ ऑल रिलीजन्स इक्वली। तो हमारे लीडर्स ने क्या डिसाइड किया, हमारे लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि देखो भाई, हमारे यहाँ पर क्या होगा, हर धर्म के लोगों को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा। एंड इंडिया शुड नॉट बी अ कंट्री दैट गिव सुपीरियर स्टेटस टू द एडेरेंस ऑफ वन फेथ एंड इन्फीरियर टू दोज हु प्रैक्टिस्ड अनदर रिलीजन। पाकिस्तान ने क्या कर दिया, पाकिस्तान ने इस्लाम को अपना क्या कर दिया, एक तरीके से ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो पाकिस्तान ने बोला कि भाई हम सेकुलरिज्म को अडॉप्ट नहीं करने वाले, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या है, इस्लाम हमारा धर्म हो गया है, ठीक है, ऑफिशियल रिलीजन हो गया पाकिस्तान का, क्योंकि धर्म के आधार पर उन्होंने क्या करा, डिवीजन करा। तो उनका तो आइडिया बिल्कुल क्लियर था, लेकिन इंडिया ने क्या डिसाइड किया, इंडिया ने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान के रास्ते पर नहीं चलने वाले, ठीक है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि हम क्या करेंगे, हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को क्या करने लगे, सुपीरियर स्टेटस दे दे, या इंडिया खुद अपना एक ऑफिशियल रिलीजन रख दे, जस्ट लाइक जैसे पाकिस्तान में हुआ। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं करने वाले, ठीक है। एंड ऐसा नहीं होगा कि हमारे यहाँ पर कुछ लोगों को, कुछ धर्म के लोगों को बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हम उन लोगों को इन्फीरियर तरीके से ट्रीट करेंगे, नहीं। हमने सिंपल बोला ऑल सिटीजन्स वुड बी इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस एफिलिएशन। सभी धर्म के लोग भारत में बराबर होंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका धर्म क्या है। बीइंग रिलीजियस और बिलीवर वुड नॉट बी अ टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप। हम सिटीजनशिप यानी कि जो नागरिकता है वो हम धर्म के आधार पर नहीं देने वाले, ठीक है। इंडिया क्या रहेगा, दे चैरिश देयर फॉर द आइडिया ऑफ सेकुलर नेशन। इंडिया क्या रहेगा, इंडिया एक सेकुलर कंट्री रहेगा, जहाँ पर हर धर्म के व्यक्ति को उतनी ही स्वतंत्रता मिलेगी, उतना ही सम्मान मिलेगा जितना बाकी धर्म के लोगों को मिल रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि हर रिलीजन क्या होगा, इंडिया में एक तरीके से इक्वल होगा, एंड हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट से देखा जाएगा, और हर रिलीजियस व्यक्ति को, मतलब हर धर्म के लोगों को उतना ही रिलीजियस फ्रीडम भी मिलेगा। यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन डोमिनेट नहीं करने वाला, ठीक है। समझ में आ गया। सो द आइडिया वॉज एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता है कि हमारे जो आइडिया है सेकुलर नेशन का, वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से ऐड भी कर दिया कि हमारे धर्म में, हमारे जो एक तरीके से कंट्री है वो क्या रहेगा, इट विल बी अ सेकुलर नेशन, जहाँ पर हर धर्म को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा। सभी धर्म के लोग एक साथ यहाँ पर रह सकते हैं, सभी को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का आइडिया है। और जो मैंने अभी हिस्टोरिकली बताया कि हिस्टोरिकली भी भारत ऐसा ही रहा है, इतिहास से भी भारत ऐसा ही रहा है कि यहाँ पर हर धर्म के लोग यहाँ पर आकर के रहे हैं, शरण ली है, और वहाँ पर हर धर्म के व्यक्ति का विकास हुआ है। तो इसी तरीके से हिस्टोरिकली भी, क्योंकि हमारा कल्चर वैसा रहा है, एक तरीके से सेकुलर कल्चर स्टार्टिंग से ही हमारा रहा है, रिलीजियस टॉलरेंस भारत की एक तरीके से आत्मा में बसी हुई है, ठीक है। तो वो जब रिलीजियस टॉलरेंस हमारी इतिहास का, हमारा पूरा एक तरीके से ऐतिहासिक इतिहास भी है, हमारा कल्चर भी है, तो सेम टू सेम चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी डिसाइड किया दैट इंडिया विल ऑल्सो बी अ सेकुलर नेशन। हम आज भी रिलीजियस टॉलरेंस के जो प्रिंसिपल है उसको लेकर के चलेंगे, हर कम्युनिटी, हर धर्म के लोगों को एक साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर होगी यहाँ तक बात। काफ़ी बड़ा एक तरीके से एक्सप्लेनेशन था, बट मेरे हिसाब से चीज़ों को हमने हर तरीके से, हर एंगल से समझने की कोशिश करी, और हर जितना हो सकता था डीपली समझने की हमें कोशिश करी है, इसलिए टाइम भी लग गया, ये बात भी है ना। तो ये चीज़ हमने समझी। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अब क्या बचा है, अब एक और चीज़ बची है, थोड़ी सी है, तो उसको भी सुन लो। यहाँ पर अगर इतना सुन ही लिया आप लोगों ने तो थोड़ा सा और सुन लो। तो जो मैं बता रही थी कि पाकिस्तान ने तो अपनी राह डिसाइड कर ली कि पाकिस्तान क्या बनेगा, एक तरीके से इस्लामिक जो है नेशन है, एंड उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस्लाम उनका ऑफिशियल रिलीजन होगा, ठीक है भाई। इंडिया ने क्या डिसाइड किया, इंडिया ने कहा कि दैट वी विल बी अ सेकुलर कंट्री, यहाँ पर हर धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं, हर धर्म को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि दोनों की जर्नी अब आज के टाइम में क्या रही है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि ठीक है भाई, हम इस तरीके से चलेंगे। कुछ ही समय के बाद, अगर आपको याद हो, 1971 में क्या हो जाता है, 1971 में ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पर रिवॉल्ट होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, जो बांग्ला भाषी लोग हैं वो क्या करने लग जाते हैं, रिवॉल्ट करने लग जाते हैं, और वो लोग डिमांड करने लगते हैं कि हमें तो भाई पाकिस्तान से अलग करो, क्योंकि ये हमें अपनी भाषा बोलने नहीं दे रहा है, हमारे ऊपर डोमिनेशन कर रहा है, ठीक है।
तो जो इमेजिन करो पाकिस्तान का जो आइडिया था टू नेशन थ्योरी कि भाई मुस्लिम लोग क्या करेंगे, अलग रहेंगे, ठीक है भाई तुमने ले लिया, ठीक है पाकिस्तान बनवा लिया, लेकिन पाकिस्तान कितने लंबे टाइम तक चला? 1971 में 47 में आज़ादी मिली पाकिस्तान को, पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, 71 में ही पाकिस्तान का डिवीजन हो गया। और जो सोच रहे थे कि हम लोग अलग हो जाएंगे और अलग होकर के साथ रहेंगे, वहाँ पर क्या होता है डोमिनेशन, क्योंकि डोमिनेशन है वहाँ पर, ठीक है। तो वो डोमिनेशन की वजह से क्या हो गया, डोमिनेशन की वजह से ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एक तरीके से बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ एंड इंडिया ने भी मदद करी। फाइनली 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े हो जाते हैं एंड बांग्लादेश का क्रिएशन हो जाता है, ठीक है। ये सिचुएशन है। आज की सिचुएशन क्या है? आज जो सिचुएशन है कि पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा भारत के मुकाबले अगर आप देखोगे ना, कहीं नहीं है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान इकोनॉमिकली देख लो, डिप्लोमेटिकली देख लो, पॉलिटिकली देख लो, सोशली देख लो, बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्या है, ख़राब है। चाइना का कंट्रोल इतना ज़्यादा एक तरीके से पाकिस्तान में हो चुका है, मतलब इतना ज़्यादा डेप्थ है पाकिस्तान का चाइना पे कि भविष्य पता नहीं पाकिस्तान का सेफ है या नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के भविष्य पर एज अ कंट्री। दूसरी बड़ी बात, पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में आज बाल्कनाइजेशन की स्थिति है। मतलब क्या है, पाकिस्तान हो सकता है आने वाले टाइम में अलग अलग टुकड़े हो जाए। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, रिवॉल्ट हो रहा है। सिमिलरली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहाँ पर भी क्या हो रहा है, वहाँ पर भी रिवॉल्ट हो रहा है एंड कुछ अदर रीजन्स में भी रिवॉल्ट हो रहा है। तो वो लोग क्या चाह रहे हैं, वो लोग पाकिस्तान से अलग होना चाह रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है, पाकिस्तान की आर्मी ही पाकिस्तान को चला रही है एंड सब कुछ डोमिनेट कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी से, क्योंकि सरकार वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर में नहीं है, वहाँ पर रियल पावर किसके हाथ में, पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में है। तो वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पर बलूचिस्तान के लोग हो गया, बलूचिस्तान के जो एक तरीके से एक्टिविस्ट है वो बलूचिस्तान को अलग हटाना चाहते हैं पाकिस्तान से। एंड बलूचिस्तान की मैं अगर बात करूँ, इट इज़ अराउंड 40 to 50% ऑफ पाकिस्तान का टोटल एरिया। तो इमेजिन करिए कि जब ये सिचुएशन है तो आने वाले और 10-20 साल में क्या हो सकता है। तो ये तो पाकिस्तान की राह थी, ठीक है। पाकिस्तान ने इस तरीके से डिसाइड किया, डोमिनेशन किया, तो डोमिनेशन का नतीजा क्या है कि पाकिस्तान की आज सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इंडिया की क्या है, इंडिया ने कहा कि भाई हम सेकुलर रहेंगे। हिस्टोरिकली भी हमारा ये रहा है सर्वधर्म समभाव, हम हर धर्म के व्यक्तियों का सम्मान करते हैं, सभी धर्म के लोगों को एक साथ लेकर के चलेंगे। बहुत सारे मुस्लिम लोग भारत में रहे, उन्होंने डिसाइड किया दैट वो पाकिस्तान में नहीं जाने वाले, वो भारत में रहेंगे, ठीक है। आज भारत में हर धर्म का व्यक्ति भारत के डेवलपमेंट के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। आज इंडिया इकोनॉमिकली देख लो, पॉलिटिकली देख लो, डिप्लोमेटिकली देख लो, सोसाइटी की कंडीशंस को भी देख लो अगर आप, तो क्या है, भारत बहुत ज़्यादा एक मजबूत स्थिति में है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हर धर्म के व्यक्ति को साथ में लेकर के चले एंड उसी तरीके से किसी को भी डोमिनेशन ना किया जाए। इंडिया की स्टार्टिंग से आइडियोलॉजी रही है, ऐतिहासिक तौर पर आइडियोलॉजी रही है कि डोमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी का भी, है ना। किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, भले ही वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी दूसरे विचार का ही क्यों ना हो। तो वहाँ पर ये चीज़ हमने करी। एंड इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे प्रोविजंस हैं, उसकी वजह से आज इंडिया क्या कर रहा है, एक यूनाइटेड कंट्री के तौर पर हम लगातार एक तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड हम दुनिया को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान कहाँ है वो तो आप समझदार हो कि पाकिस्तान एट प्रेजेंट कहाँ है, वो आप बहुत बखूबी जानते हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, समझ रहे हो। तो रास्ता देख लो कि दोनों देश एक साथ चलते हैं, लेकिन एक कहाँ है और दूसरा कहाँ है ना। पाकिस्तान कहाँ है आज और भारत कहाँ पहुँच चुका है आज, राइट, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस था जो मैंने समझाने की कोशिश करी है, इवन दो इट इज़ नॉट गिवन इन द बुक, बट मेरे हिसाब से कंपैरेटिव एनालिसिस करने से जो रास्ता चूज़ किया था पाकिस्तान के लोगों ने और भारत के लोगों ने, मेरे हिसाब से उसका डिफरेंस यहाँ पर समझ में आ गया, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी, समझ में आई है तो लिख देना, कमेंट कर देना कि हाँ भाई चीज़ें समझ में आ गई है। तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग महात्मा गांधी का जो सेक्रीफाइस था इस पूरी सिचुएशन में, उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।